नीले रंग की सादा सी कुर्ती में बाल ब्लो ड्राई करते सेट किए लाइट से मेकअप में उसके साथ ही बैठी मुंह फुलाए वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। वैसे ऑफिस जा रहे हैं हम, ये तुम्हें क्या सूझी इतना इतना शौक लिप कलर लगाने की? वो गाड़ी चलाता बजायर सुरसुरी सा पूछ रहा था। क्या हुआ चश्मिश, जबान घर पर छोड़ दी क्या? वो हनूज खामोश रही थी। ऑफिस आ चुका था। आजम चाहता था उतरने से पहले उसे मना ले। कम ऑन सानी, चेयर अप यार। देखो मैं तुम्हें पूरा दिन ना देखता तो दिन ना काम में लगता। अब साथ होगी तो तुम्हारी मौजूदगी का एहसास तो रहेगा मुझे। वो उसका हाथ पकड़ते लबों से लगाता पूरी सच्चाई से बोला था। अब भी नाराज रहोगी? उसने उससे पूछा तो सानिया की गर्दन खुद ब खुद नफी में हिल गई थी। चलो फिर पहला काम का दिन मुबारक हो बेगम। वो आपकी शरारत से कहता चुका था, तभी पीछे से किसी ने जोर से जोर हॉर्न दिए थे। उफ, बहुत हड्डियां हैं भाई हमारे कबाब में। कर रहा हूँ पार के यार, सबर कर। आधी बात उससे कहते बाकी आधी बात गर्दन बाहर निकालते पीछे वाके बंदे को कही थी। चलो यार फिलहाल रोमांस यही एंड करते हैं, बाकी फिर बाद में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो उसे कहता गाड़ी का दरवाजा खोलते उसे साथ लिए अंदर बढ़ गया था। बिलावल का फोन आया था कि वो आने वाला है। निशा ने गहरे सांस भरते खुद को पुरसुकून किया था। मुख्तलिफ बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थी, जो आनी ने समझाई थी, जो यास्मीन ने समझाई थी। उसे अपनी उस दिन की यास्मीन से मुलाकात याद आई थी, जब बिलावल अपनी भतीजों से मिल रहा था। तब कुछ वक्त के लिए वो और यास्मीन अकेले थे। मुझे खुशी है देखकर के बिलावल ने एक पढ़ी लिखी लड़की का इंतखाब किया है अपने लिए। यास्मीन ने मुस्कुराते उसके हाथ पर हाथ धरते कहा था। वो जवाबन मुस्कुरा भी ना सकी। भला उसकी तालीम का बिलावल की जिंदगी में क्या अमल दखल था? आपसे एक बात पूछूं, हवेली में जो कुछ हुआ बिलावल के हवाले से, उसके बाद भी आप बिलावल से खफा नहीं थी? आपको डर नहीं लगा अगर वो आपकी बेटियों को ले जाए तो? उसकी बात सुनकर यास्मीन ने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर छाई तशवीश और तजस्सुस को देखा था। वो इतना खौफनाक है नहीं जितना बनता है। मुझे बताया था उसने तुम्हारा। सच कहूँ तो मैं उस शादी से खुश नहीं थी। तुम दोनों में काफी फर्क लगा था मुझे, और आज देखकर मजीद यकीन भी हो गया। पर बिलावल तुम पर वाकई दिलो जान से फिदा है, वरना वो यूं बीवी को साथ लिए घूमने वाला मर्द नहीं है। और हवेली में जो कुछ हुआ उसमें बिलावल का कहाँ कोई कसूर था जो उससे नाराज होती। उसने जबान दी थी मुझे कि वो मेरी बेटियों को लेकर नहीं जाएगा। वो अपनी जबान का पक्का है। निशा को समझ नहीं आया वो क्या कहे। तभी यास्मीन ने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा था। मैं उससे राब्ते में थी और जो भरोसा उस पर है हवेली में किसी पर नहीं है। अगर बुरा ना मानो तो एक मशवरा दूं, उसके जाहिर से उसे जज ना करो। वो गलत कर सकता है पर नीयत गलत नहीं उसकी। निशा के जहन में उनकी बातें गूंज रही थी। तभी बिलावल का फोन आया था। हेलो, हाँ जान, बिलावल सब ठीक है ना? उसकी भारी आवाज निशा के दिल के तार हिला रही थी। जी, वह मुश्किल बोली थी। आप कब आ रहे हैं? वो कह नहीं सकी कि वो उसे याद कर रही थी कि ये एतराफ तो वो खुद से भी नहीं कर पा रही थी। मैं कल तक आ जाऊंगा। सुनो, गेस्ट रूम रेडी करवा देना, कुछ मेहमान साथ हैं। उसने मसरूफियत से कहते फोन रखा था। निशा हैरान रह गई थी इतनी जल्दबाजी पर। कौन मेहमान होंगे? उसने खुद कलामी करते कंधे अचकाए थे। उससे बात करके बेचैनी मजीद बढ़ गई थी। क्या है, क्यों हूँ मैं इतनी बेअकल? वो खुद से आजिज थी। उसे जो समझ नहीं आ रहा था वो बहुत वाज़ेह था। उसे बिलावल चौधरी की आदत पड़ चुकी थी। उसके वालिहाना अंदाज की, उसके बार बार अपने माथे पर लब रखने की, उसकी जनूनियत की वो आदी हो चुकी थी। वो शख्स बड़ा बाजीगर था। वो उससे मोहब्बत तो ना करवा सका पर उसे अपनी आदी बना गया। ये बात जिससे वो इनकारी थी, आज जबरदस्ती
उस से अपना वजूद तस्लीम करवा चुकी थी। मैम सानिया आपको सर बुला रहे हैं। वो जो मज़े से लैपटॉप खोले अपने कैबिन में काम में मसरूफ़ थी। पियून के आम से अंदाज में पैगाम देने पर भी बिला वजह ही झेप गई और धड़कते दिल को संभाल कर ऑफिस में पहुंची थी। मैं आई कम इन आजम। उसकी पुकार पर आजम ने फाइल से सर उठाकर तेवर ही चढ़ाकर देखा। यस, और ये ऑफिस है मिस सानिया। वो एकदम पहले वाला बॉस बन चुका था। सानिया को अजीब खफ्त सी हुई। सॉरी सर, बैठिए। वो बैठी तो वो एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल चुका था और चुन चुन कर उसके प्रोजेक्ट्स में से गलतियां निकाल रहा था। पलके झपकाते सानिया ने आंसुओं को रोका था। आजम से डांट पर रोना उसे कभी नहीं आया था, पर आज तो दिल हथेली का छाला बन रहा था। उसे सही करके फौरन तशरीफ लाएं। आखिर में फाइल्स उसे दे दी गई थी और अब वो पूरी तरह लैपटॉप में मसरूफ हो गया था। वो मुंह लटकाए बाहर आई थी, फिर सामान अपनी डेस्क पर रखते जब्त का याराना रहा और आंसू गंदमी गालों को तर कर गए थे। सानी, तुम रो रही हो? दबीर और आयमा उसके पास पहुंचे थे। नहीं, हंसते हुए मेरे आंसू निकल आते हैं। वो चिढ़कर बोली थी, भाई मतलब क्यों रो रही हो? अब सवाल सही किया गया था। आजम ने डांटा है। उसकी बात पर वो दोनों पहले एक दूसरे को देखते रहे, फिर कहका लगाकर हंस दिए। ये कौन सा रोने वाला वाकया था? हद है यार। सानिया ने तब कर उन दोनों को देखा था, फिर वहां से उठ गई। लंच ब्रेक का वक्त था जब आजम ढूंढता फिर रहा था। उसे फाउंटेन के पास बैठा देख सर झटके उस तक आया था। यहाँ क्यों बैठी हो स्वीटी? वो प्यार से उसका गाल छूता पूछ रहा था। अस्तगफार, ये बंदा बाइपोलर है क्या? वो हैरत ज़दा थी उसके गिरगिट की तरह रंग बदलने पर। क्या हुआ, भूल तो नहीं गई हम शादीशुदा हैं? ऐसे देख रही हो जैसे मैं कोई नामहरम हो। वो उससे जुड़कर बैठता मजे से बोला था। मुझे लंच करना है। उस बंदे को कोई एहसास ही नहीं है, क्या फायदा शिकवे का। हाँ तो चलो, लंच पर ही चलने के लिए ढूंढ रहा था। वो खड़ा होते उसे अभी भी खड़ा करके बोला था। पर आयमा और दबीर? उसने बहाना करना चाहा, पर आजम कहाँ किसी की सुनता था। खा लेंगे वो भी यार, तुम तो चलो। मजबूरन वो उसके होली थी। नाराजगी अपनी जगह, पर वो नई नई शादी में कोई बाल दिल में नहीं डालना चाहती थी। बिलावल आने वाला था तो उसका सोचकर निशान ने बड़े इत्मीनान से घर साफ करवाया था, बल्कि उसकी पसंद का खाना भी बनवाया था। बिलावल जब छोटा था ना, तो मुझसे रसमलाई बनवा कर खाता था। एक बार अम्मा फेरोजा ने बड़ी आस से उसे बताया था, निशा बेटी क्यों इतनी तैयारियां कर रही हो? उसके अंदर ने उससे सवाल पूछा था। मेहमान जो आ रहे हैं बिलावल के साथ। उसके जवाब पर वो खुद ही हंसी थी कि जवाब बेहद खोखला था। काफी मेहनत के बाद रसमलाई बन ही गई थी। अब वो खुद साफ सुथरा होने चलती थी। कपड़े निकालते वक्त हाथ खुद ब खुद मैरून फ्रॉक पर पड़ा था जो बिलावल का पसंदीदा था। बिना किसी मेकअप के हल्के फुल्के जेवरात के साथ वो काफी अच्छी लग रही थी। बस अब शाम होने का इंतजार था। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? आजम ने चुप चुप सी सानिया के मूड को फौरन भापा था। उस वक्त वो दोनों चुप चुप वॉकिंग बैठे थे। मेरा नहीं तो अल्लाह रे सादगी, ये भी नहीं पता मूड क्यों खराब है। ओके, वो कहते अब पूरी तरह खाने की तरफ मुतवज्जा था। खाने से फारिग होते बिल पे करके गाड़ी में बैठते उसमें फिर अपनी नाराज बेगम को देखा था। क्यों मुंह फुला है, पता भी नहीं रही है। कुछ क्या करूं? सॉरी बोल देता हूँ, बात तो खत्म हो। वो उसे गाड़ी में बैठा छोड़कर खुद उतरा था और सामने नजर आती बेकरी से उसकी पसंदी की ब्राउनीज पैक करवाई थी, जिन पर ऊपर सॉरी लिखवाया था। देयर यू गो स्वीटी। क्या है इसमें? बेकरी का डब्बा देखते भी तजाहिल आरफाना से काम लिया गया था। अंडे वाला बर्गर है इसमें। वो दिल ही दिल तपा था। देखो, सानिया ने डब्बा खोला तो मुस्कुराहट होठों पर रेंक गई। यानी आपको एहसास था ना बेटा, आजम फंस गया। तो आजम ने शेफ पर हाथ फेरा था। ऑब्वियसली यार, इंसान हूँ मैं। वाह आजम, उस्ताद क्या घुमाया है। थैंक यू। वो चॉकलेट ब्राउनीज खाते खुशी से बोली थी। वो बात बढ़ाने वाली लड़की ना थी।
आजम ने प्यार से उसे देखा था, फिर उसके होंठों के किनारे को अंगूठे से साफ किया था। मुतला साफ हो चुका था। वापसी में वो उसे अब्बा की तरफ भी ले गया था। काफी देर शुगल मस्ती लगाकर वो दोनों हंसते बोलते बाहर आए थे। फरीद साहब ने दिल ही दिल उनकी निगाह उतारी थी, पर वही हेलमेट मीना छुपाए किसी की हासद निगाहों को ये मंजर बहुत बुरी तरह से खुला था। निशा हकदक खड़ी कभी बिलावल की गोद में सोए बच्चे को देख रही थी, कभी उस अशक बहाती सफेद बड़ी लड़की को जो कमोपेश उसकी हम उम्र थी। उसे गेस्ट रूम में ले जाओ और उसके साथ मौजूद रहना, बिलावल ने मुलाजमा को बच्ची को पकड़ाते हिदायत दी थी, और वो निशा ने हैरत से उसे देखते पूछा था, सर्वेंट क्वार्टर्स? वो एक लफ्जी जवाब देते निशा का हाथ थामते अंदर ले गया। इस लड़की के बहते आंसू और बिलावल का सर्द अंदाज वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो उसे लिए कमरे में आया था। बिलावल, वो लड़की और बच्चा कौन है? मेरे कपड़े निकाल दो, फिर साथ खाना खाते हैं, ठीक है? वो प्यार से उसका गाल छूता बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। निशा ने लब भींचे, मतलब वो उसे कुछ नहीं बताने वाला था। ये काम जो तुम पिछले दिनों से टाल रही हो, उसे पूरा करके गांव तशरीफ ले आना, फिर इन खातून का फैसला भी वहीं होगा। बिलावल ने बहुत कतियत से उसे हुक्म दिया था। बिलावल चौधरी वो वाहिद शख्स था जिसके आगे फरजाद आलम को खामोश रहना पड़ता था। आप वादा करें मुझसे, मेरे आने तक नूर को कुछ नहीं होगा। उसने उससे गारंटी मांगी थी, जिस पर बिलावल ने सर हिलाते अंदिया दिया था। डैमिट, अगर तुम पांव पसार करना पड़े होते फरजाद आलम, तो तुम अपनी बीवी बच्चे के साथ जा सकते थे। वो खुद को ही मलामत कर रहा था। उसने फिर बेचैन होकर नूर को कॉल मिलाई थी, पर वहां से जवाब नदाद था। फरजाद कॉलिंग। उसके मोबाइल पर अपना नंबर सेव करने वाला वही था। नूर ने जहरकंद नजरों से उसके नंबर को देखा था। उसने झंझलाते अपना फोन बंद कर दिया था। कितनी मिन्नतें की थी उस शख्स के, पर उसने एक ना सुनी उसकी और भेज दिया यहाँ। बिलावल चौधरी ने उसे अपनी गाड़ी में भी बर्दाश्त न किया था। यहाँ पहुँचते ही दूसरी गाड़ी जिसमें वो और सभी थे, वहां से उसके बेटे को लेकर वो खुद अंदर चला गया था। नूर राह देखती रह गई थी। मुहाफिज, ये हिफाजत की है तुमने मेरी फरजाद आलम? ये तो खैर तुम्हारा पुराना वतीरा है, चीजें रख के भूल जाना। आज उसकी सोचें जहर उगल रही थी। बेचैन कमरे के चक्कर काटते वो अपने बच्चे के बारे में सोचे जा रही थी। क्या मुसीबत है, पता नहीं कौन से ये जो मुसलसल कॉल्स किए जा रहा है। सानिया ने झुंझला कर उस नंबर को ब्लॉक किया था। जाने कौन था जो उस नंबर बदल बदल कर कॉल्स किए जा रहा था और उठाने पर कुछ बोलता ही ना था। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। आहा, बात बन जाए, बात बन जाए। बाहर फरीद साहब और आजम ने सुर छेड़ रखे थे। वो गिटार बजा रहे थे और ताल से ताल मिला रहे थे। साथ साथ नवाल और अलवीना के बेसुरे आलाप भी कोर्स में शामिल थे। वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त डिश है, यास्मीन ने चहकते हुए तबसरा किया था। फरीद साहब आपसे बेहतर कुकिंग कर लेते हैं आपा, आजम ने बहन को छेड़ा था। फरीद साहब बस जरा सा मुस्कुराए थे और वो यास्मीन बस बराए जरूरत ही बात करते थे। बेकरी में भी और यहाँ भी अब तो वैसे भी बहुत एहतराम का रिश्ता था। उसकी रेसिपी मुझे जरूर दीजिएगा, यास्मीन ने बेरोकार लहजे में तारीफ की थी। वैसे सानिया आपी, आपके मज़े हैं, जहाँ हमारी आनी मास्टर शेफ मेके में अब्बा मास्टर शेफ मज़े के खाने हर जगह। नवाल ने सानिया को आता देखकर कहा, जो उसकी बात पर खुलकर मुस्कुराई थी। यही तो वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी ऐसे शख्स से जो उसके अब्बा को भी मान दे, अपना समझे। शायद शेरियार की तरफ माइल होना भी इसी वजह से था। ऐसा नहीं था माजी उसे याद नहीं आता था, पर जितनी बार वो याद आता था उतना ही ज़्यादा वक्त वो आजम के साथ गुजारना शुरू कर देती थी। और सानी, तुम भी गाओ ना, यास्मीन ने उसे दावत दी थी। आजम ने अपने बराबर उसकी जगह बनाई थी। यास्मीन चाय बनाने उठ गई थी। अब सब दोबारा गा रहे थे, यारो यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा,
अब नया गाना शुरू हो गया था। आज़म पानी पीने आया तो यास्मीन को अलवीना की जानिब प्यार से देखता पाया था। क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों हो? पता है आज़म, मैं अक्सर सोचती थी मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, मेरी बच्चियों को बाप का प्यार नहीं मिला, पर आज सोचती हूँ ज्यादती नहीं हुई थी। वो मुझे तो दुखों से, जुल्म सितम से रिहाई मेरी थी। मैं औरत हूँ, बेबस थी, वो मर्द थे, तलाक की ताकत उनके पास थी, जिससे किसी कठपुतली की तरह मुझे नचाया जाता उंगलियों के इशारों पर। इंसान कितना कवि समझता है न खुद को, और अल्लाह एक लम्हे में सांसें जब्त करके औकात याद दिलाता है और बताता है कि हाँ, मैं हूँ जो मजलूमों की पुकार सुन रहा हूँ। वो बोली तो आज़म ने उनके कंधे पर हाथ रखते तसल्ली दी थी। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, पर कुछ दिन पहले बिलावल बच्चियों से मिलने आया। नवाल ददियाल से मिलना चाहती थी। मैंने सोचा पाबंदी लगाऊंगी तो भागी होगी, इसलिए काफी तहाइफ लाया था भतीजियों के लिए। खिलाफे तवक्का काफी खुश भी था उनकी कामयाबियों को सुनकर। वो आज़म को तफसील बता रही थी। वो बिलावल को कोई खास पसंद नहीं करता था, अलबत्ता आलम से दोस्ती थी, पर वो अपने फैसले किसी पर थोपना नहीं चाहता था। सो अभी भी खामोश हो रहा था। नाराज हो? कम ऑन आपा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्हें तसल्ली देकर अब वापस टोले के पास आ चुका था। फरीद अंकल कितने कूल हैं, काश मैं भी आपकी बेटी होती। जाने किस बात पर अलवीना के मुंह से निकला था। हाँ तो तुम हो ना मेरी गुड़िया? वो प्यार से उसे पचकारते बोले थे। आज़म ने बगौर ये मंजर देखा था। एक ख्याल उसके जहन में मजीद पुख्ता हुआ था। बिलावल तो सोने चल दिया था, पर निशा के दिल को पंखे लगे हुए थे। वो रसमलाई जो बिलावल के लिए बनाई थी, अब उलझन में वो उसे सर्व करना भी भूल चुकी थी। रसमलाई अभी भी फ्रिज में पड़ी अपनी किस्मत को रो रही थी। उसने 2-3 बार उस लड़की की बात छेड़नी चाही, पर उसकी कतियत भरे अंदाज पर चुप हो रही। कम से कम उसे खाने का तो पूछ ही सकती हो ना। उसके कहने पर वो साफ जवाब दे गया था। मुलाजिम बहुत है इन कामों के लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी पर ऐसे लोगों का साया तक पड़े, तो उन मोहतरमा से दूर ही रहना। अब निशा थी और उसकी बेचैनी। तभी मुलाजमा परेशान सी उसके पास आई थी। बीबी जी, वो छोटे साहब रोए जा रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे, ना खाने पर तैयार हैं, बस मम्मा मम्मा किए जा रहे हैं। उसकी बात पर निशा फौरन से उसके साथ होली थी, जहाँ सभी साहब गला फाड़ कर रोए जा रहे थे। अच्छा देखो छोटू, मेरी बात तो सुनो, तुम जल्दी से ये खाना फिनिश करो, मैं तुम्हें मम्मा के पास ले जाऊंगी। नहीं, पहले मम्मा पास फिर खाना। वो यूं ही मुंह फुलाए बोला था। ओके चलो, पर अब रोना तो बंद कर दो। निशा ने उसके फूले से गाल पर प्यार किया था। सभी को ये आंटी बहुत अच्छी लगी थी, जो उसे उसकी मम्मा के पास ले जा रही थी। वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गई थी। चौधराइन चौधरी साहब गुस्सा करेंगे, मुलाजमा ने रोकना चाहा था। तुमसे मैं जो कह रही हूँ वो करो, वो खालसतन चौधराइन बनकर बोली थी। मजबूरन मुलाजमा उसे वहाँ से लेकर गई जहाँ रामीन नूर थी। आप उसे देखो, वो आंसू पूछती उठी थी। जाओ मम्मा के पास। निशा ने सभी को इशारा किया था, जो भागकर माँ से लिपट गया था। उसे खाना खिलाकर सुला दो, फिर बात करते हैं। जब तक रामीन सभी को खाना खिलाती रही, वो वहीं पलंग पर बैठी रही थी। सभी खाना खा चुका था। रामीन के आंसू टिप टिप उसके मासूम चेहरे पर गिर रहे थे। वो बच्चा था, माँ से लगकर पेट भर कर सो गया था, पर रामीन हनूज रो रही थी। निशा ने बेबसी से उस ज़ारो कतार रोती लड़की को देखा था, जो अपने बच्चे को खुद से चिपकाए बार बार उसे प्यार कर रही थी। देखो, वो बहुत मुश्किल से सोया है, मुझे उसे वापस भी ले जाना होगा, प्लीज तुम खुद पर थोड़ा काबू करो। उसके कहने पर उस लड़की ने समझने के अंदाज में सर हिलाते बच्चे को चारपाई पर एहतियात से लुटाया था। तुम्हारा नाम? रामीन नूर। वो दोनों बहुत धीमे बातें कर रही थी। मुबादा कहीं सभी फिर से ना उठ जाए। मैं फरजाद आलम की बीवी हूँ। निशा की आंखों में अगला सवाल वो पढ़ चुकी थी, सो खुद ही जवाब दे दिया। ओ, कबल वो और कुछ बोलती, रामीन ने मौका पाते उस हमदर्द लड़की की टांग पकड़ी थी। ये क्या कर रही हो?
وہ बौखलाई, आपको अल्लाह का वास्ता है चौधराइन, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ से किसी तरह भेज दें, मेरी मदद करें। वो उससे मिन्नतें कर रही थी। तुम अच्छा पीछे तो हो, देखो रामीन, ऐसे मत करो प्लीज। वो जज्बस हो रही थी। वो मेरे बच्चे को और मुझे मार देंगे। उसे मार देंगे? हम सबको अलग कर देंगे। वो बेरब्त सा बोल रही थी। कौन कौन मार देंगे? किसे मार देंगे? निशा ठटकी थी। आप मेरी मदद करेंगी ना? निशा उसे कदमों पर वापस खड़ा कर रही थी। तब उसने कांपते रोते सवाल किया था। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, वो उसे पुचकारती, तसल्ली देने के अंदाज में थपकती बोली थी। तभी किसी ने पीछे से जोर से तालियां बजाई थी। वो दोनों चौंक कर पलटी थी। वाह चौधराइन साहिबा, क्या फर्ज निभाया है आपने। बिलावल ने कदम अंदर धरते गहरा तंज करते उसका हाथ थामा था। उसकी आंख से निकलते शोले और गिरफ्त में महसूस की जाने वाली तपश ने निशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी थी। क्या हुआ चौधराइन, आप पीली क्यों पड़ गई? अभी तो आपने इनाम भी वसूल करना है अपनी अजीम जुर्रत और वफादारी का। उसके लहजे में वजूद वाज़े चुपन निशा के वजूद को छलनी कर गई थी। बिलावल, वो आहिस्ता से बोली थी, कमरे में चलकर चौधराइन, अब जो बात होगी वही होगी। उसका सर्द लहजा एक बार फिर निशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गया था। बिलावल, मेरी बात तो सुनो आप। वो उसके तेज से घबरा रही थी। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? वो कम हमारे खानदान को जिल्लत के कुएं में धकेल गई जो तुम मजीद उसका साथ देने के दावे कर रही थी। मैं वो बस ऐसे ही चुप करवाने के लिए बोल रही थी। क्यों, किस खुशी में, किसने मशवरा दिया था? वो मजीद गुस्सा हुआ था। बिलावल, वो बच्चा रो रहा था, ना खा रहा था ना पी रहा था। मैं क्या करती? वैसे भी माँ से बच्चे को दूर रखना जुल्म है। अच्छा, और बाप से दूर रखना ऐन सवाब। वो गहरे तंज से बोला था। निशा सटपटा सी गई थी। इस बात का जवाब तो उसके पास भी ना था। तुमको शायद मजा आता है निशा, हर बार मेरे मुखालिफ खड़े होने में। वो गुस्से से कहता बाहर जा चुका था। निशा ने सर दोनों हाथों में पकड़ा था। काफी देर बाद भी जब वो कमरे में ना आया तो वो उसे ढूंढने चल दी थी। वो उसे स्टडी में बैठा मिला था। यहाँ से जाओ निशा, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता। आवाज थकी थकी सी थी। निशा के दिल में अजब सी ठंड उतरी थी। वो लाख सख्त मिजाज सही, पर उसके मामले में मौम बढ़ ही जाता था। वो उसके कहने पर रुकी नहीं थी, बल्कि चलती उसके सामने जिक्र बैठ गई थी और उसके बाजू पर सर रख दिया था। इस अनायत की वजह वो जहर कुंदा हुआ था। मुझे आप याद आ रहे थे, वो आखिर बोल ही पड़ी थी। बिलावल ने एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा था। वो सच कह रही थी, वो जान गया था। गुस्सा जैसे पल में उड़ा था। तुम क्यों करती हो हर चीज में मेरी मुखालिफत? उसने शिकवा किया था। मैं आपके मुखालिफ तो नहीं, आपकी साथी हूँ। बिलावल, वो बच्चा जब रो रहा था तब मुझे अपने बचपन का वाकया याद आया था। मैं काफ़ी छोटी थी। मेरे बाबा ने मेरी माँ से मोहब्बत की शादी की थी, जिसका भुगतान मेरी माँ ने बाबा के खानदान में हमेशा कम ज़ात, जाओ, गरनी जैसे लफ्ज़ सुनकर काटा था। सिर्फ ताया रहीम थे जो मेरी माँ को भाविज की इज्जत देते थे। वक्त गुजर गया, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, मैं बड़ी हो गई, पर मेरे ददियाल वाले कभी मेरे दिल में मकाम ना बना सके। मैं जिंदगी मुश्किल से अम्मी अब्बू के बाद उनसे गिनती के 4 बार मिली हूँ। आपकी माँ के दुश्मन कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, ये कहीं पढ़ा था मैंने, और ये सच है। क्या आप चाहेंगे कि सभी की माँ के दुश्मनों में आप और आपका खानदान शामिल हो? वो रस मलाई जो उसने खुद बनाई थी निकाल कर उसके लिए भी लाई थी और अब उसे अपने हाथ से खिला रही थी। बिलावल की आंखों में नरमी उतरी थी। कैसी बनी है? तुम्हारे हाथों से खाने के नशे में मदहोश को क्या पता कैसी बनी है। हम तो इस इनायत पर ही झूम उठे हैं। वो उसका चेहरा हाथ में भरते उसके गाल पर लम्स छोड़ते बोला था। निशा सुर्ख सी पड़ी थी, जाने कहां से अल्फाज लाता था ये शख्स। सभी मम्मा के साथ सोएगा। सभी आलम साहब उस वक्त अपने ताया हुजूर के सर पर सवार थे। बिलावल ने आंख भरकर
उस पते को देखा था, और अगर मैं मना कर दूं तो मैं आपसे फाइट करूंगा। उसके गुस्से से मिला बनाना पर निशा ने मुंह फेर कर हंसी छुपाई थी। तो कर लो सभी, मम्मा के साथ नहीं सोएगा, ये तो दे है, बिलावल ने उसे सुलगाया था। दंदे अंकल दंदे। वो गला फाड़ कर रोना शुरू कर चुका था, पर बिलावल ने परवाह ना करते उसे जबरदस्ती गोद में उठा लिया था। ए उतारो, सभी को नीचे उतारो। वो अब हाथ पांव मार रहा था। बिलावल ने उसके फूले गाल चूमे। बिल्कुल चुप, इंसान बनो। वो जरा सी सख्ती उसे काबू करते बोला था, फिर गोद से उतारा था। सभी मम्मा के पास नहीं रहेगा, अलबत्ता मम्मा सभी के रूम में रहेंगी। वो कहता उसके गाल पर चुटकी भर गया था। ब्यूटीफुल आंटी, मम्मा सभी पास रहेंगी, वो निशा से पूछ रहा था। हाँ बच्चे, अभी इनका सामान भी यहाँ आ रहा है, निशा ने उसे साथ लगाते कहा, तो वो मजीद खुशी से उससे लिपटा था।